नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS PCS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आई डिस्ट्रिक्ट घटना चक्र का दूसरा पार्ट है। अगर से आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और मैंने यूपी करंट अफेयर के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप यूपी करंट अफेयर करके एक प्लेलिस्ट देखेंगे। तो उसमें मैं जो सारे यूपी PCS 2022 के लिए करंट अफेयर की वीडियोज़ बना रहा हूँ उसमें अपलोड कर दूंगा। सो आप लाइन से जाके वहाँ सारे वीडियो देख सकते हैं और रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो जैसा आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने मिशन इंद्रधनुष चलाया था, जो कि 25 दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था वैक्सीनेशन के लिए, ओवरऑल वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया था। उस टाइम पे यहाँ पे 7 बीमारियों को कवर किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते गया तो इसमें 7 से कहीं और ज्यादा बीमारियों को ऐड कर लिया गया। तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष का 4.0 पार्ट है। इससे पहले आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है 1.0 वो 8 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया, 2.0 2019 को स्टार्ट किया गया, 3.0 2021 को, और आपका 4.0 जो है वो 7 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। इसका मैंडेट क्या है? तो यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन, और प्लस जो कोविड के टाइम पे वैक्सीनाइजेशन की जो गति थी थोड़ी धीमी हो गई है, तो उसको ओवरलुक करना, कैसे जल्द से जल्द 100% वैक्सीनाइजेशन किया जाए। ये मिशन आपका टोटल 3 राउंड में क्लियर किया जाएगा। इसमें आपके 33 स्टेट यूटी से 416 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनको कवर किया जाएगा। तो पहले राउंड में आपका 11 स्टेट और यूटी कवर किया जाएगा, और सेकंड थर्ड राउंड में बाकी बचे हुए 22 स्टेट यूटी कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए गोवर्धन प्लांट के बारे में। तो गोवर्धन योजना गवर्नमेंट ने 2018-19 के बजट में अनाउंस की थी। इसमें क्या है कि बेसिकली जो काऊ डंग है, जो वेस्ट है, उनको बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाएगा। बेसिकली ये वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करता है। तो आपके इंदौर में 550 टन कैपेसिटी का गोवर्धन प्लांट को इनॉग्रेट किया गया, जो कि एशिया का बिगेस्ट प्लांट है, और ये PPP मॉडल पे बना हुआ है। ये क्या करेगा? जो हमारे अर्बन हाउस होल्ड में जो गीला कचरा निकलता है, प्लस जो कैटल डंग, काऊ का डंग होता है, उसको ट्रीट करेगा और इससे बायोगैस बनाएगा। तो आप ये याद रखिए कहाँ पे है? इंदौर में है। नेक्स्ट आपका कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस मिल गया है। ये प्रोजेक्ट आपका कर्नाटका का है, और ये कर्नाटका का पहला प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल स्टेटस मिला है। स्टेटस का मतलब यह है कि ये मनी को इजीली मोबिलाइज कर पाएगा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो 60% सपोर्ट देगा। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा? तो जो कर्नाटका के ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पे माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी बनाई जाएगी। कौन कौन से ड्रॉट प्रोन एरिया है? तो चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दवेनगिरी और तुमकुरू। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोजेक्ट आपका किसके अंडर आ रहा है? तो विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड, तो आपका VJNL के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए स्माइल स्कीम है। तो स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्कीम आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और जो लोग भीख मांगते हैं उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए, मतलब 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 365 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इस स्कीम के कुछ फीचर्स हैं, ये देख लीजिए। ये पर्टिकुलर फीचर जो है आपका ट्रांसजेंडर वालों के लिए है, और ये पर्टिकुलर फीचर आपका जो भीख मांगते हैं, जो बैगिंग करते हैं, उनके लिए है। तो क्या क्या फीचर है कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा गरिमा गृह। और जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? तो पहले उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, उनको मोबिलाइजेशन होगा, बाद में उनको रेस्क्यू किया जाएगा, और बाद में स्किल डेवलपमेंट होगा, हेल्थ फैसिलिटी होगी। मतलब अच्छा चीज किया जाएगा। तो मोटा मोटा आपको बस इसमें इतना जानना है कि जो स्माइल प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? तो ट्रांसजेंडर और जो भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद हम अटल टनल की बात करें तो अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा बताया गया है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि 1000 फीट के ऊपर स्थित है। इसको पहले हम लोग रोहतांग टनल भी कहते थे। इसको मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को देश को समर्पित किया था। और जैसा मैंने बताया कि ये 10,000 फीट की एलिवेशन पे स्थित है, और इसकी लेंथ जो है वो 9.02 किलोमीटर है। ये आपका रोहतांग पास से पास करता है, जो कि पीर पंजल रेंज में है। हिमालय के पीर पंजल रेंज में आपका रोहतांग पास है, वहां से ये टनल पास करता है। ये टनल आपका मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करेगा, और ये लेह मनाली हाईवे पे है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए आपका T49 टनल। ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये टनल बनने के बाद ये इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगा। ये टनल आपका किस रेल लिंक पे बन रहा है? तो उधमपुर और बारामूला रेल लिंक पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर्टिकुलर रेल लिंक पे टोटल 38 टनल बनेंगे, जिसमें से आपका ये T49 टनल है। तो T49 टनल की जो लेंथ है टोटल कितनी होगी? 12.75 किलोमीटर, जो कि कटरा बनिहाल सेक्शन पे बनेगा। मतलब कई अलग अलग सेक्शन है। आप ये देख लीजिए, एक कॉरिडोर, एक 2 कॉरिडोर, तीसरा कॉरिडोर, चौथा। तो यहाँ का जो एक मान लीजिए कटरा बनिहाल का सेक्शन है, वहां पे आपका T49 टनल बनेगा। करंटली बात करें तो पीर पंजाल टनल जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है, और ये आपका बनिहाल काजीगुंड सेक्शन पे बना हुआ है।
नेक्स्ट आपकी बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसको मोदी जी ने 5 फरवरी को इनॉग्रेट किया था। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है, तो 11वीं सेंचुरी के एक फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था श्री रामानुजमचार्य, उनकी ये स्टैचू है। और ये कहाँ स्थित है, तो शमशाबाद, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। ये स्टैचू आपकी 216 फुट लंबी है, जो कि सिटिंग पोस्चर में बैठी हुई है। और ये स्टैचू आपकी कौन से आश्रम में है, तो हैदराबाद में चिन्ना जीआर आश्रम में ये मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति का हिंदी नाम जो है वो क्षमता मूर्ति है। और ये स्टैचू जो है वो रामानुजमचार्य जी के 1000वें बर्थ एनिवर्सरी पे इनॉग्रेट की गई थी। ये मूर्ति आपकी पंचलोहा से बना हुआ है। कौन कौन से लोहा है टोटल, तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक है। स्टैचू का जो बेस है जिसपे स्टैचू बैठा हुआ है वो 54 फीट ऊंचा है, जिसको हम लोग भद्र वेदी भी कहते हैं। ये दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है। सबसे टॉलेस्ट जो है वो ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड है, जो कि 302 फीट का स्टैचू है। इसके बाद हम बात करें तो एक स्टैचू और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये आपका शिवा का स्टैचू है, जो कि राजस्थान में बन रहा है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ पीस है, ये तो यूपी पीसीएस पूछ चुका है। तो ये एक जैन मॉन्क है, उनका स्टैचू है, जिनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। और ये स्टैचू आपका अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसमें से कॉपर जो है मेन है। और ये स्टैचू कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आप देखिए तो पर्वतमाला स्कीम है। इस स्कीम को मैंने अपने बजट में कवर किया है। देखिए जो चीज़ें मैं कवर कर चुका हूं, चाहे अपने बजट के लेक्चर में, इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में या फिर यूपी करंट अफेयर के लेक्चर में, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ कवर नहीं करूंगा। एक आपको हिंट दे दूंगा और बता दूंगा कि मैंने कवर कर दिया है, तो आप वहां से जाकर उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मैं 2-2 बार कवर करूंगा तो मेहनत जो है डुप्लीकेट होगी और एक जगह से पढ़ने से चीजें याद रहती हैं। तो आपकी जो पर्वतमाला स्कीम है वो बजट 2022-23 में अनाउंस की गई थी, जो आपका हिली एरिया है वहां की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। ये स्कीम आपकी नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आएगी। और अभी कहां से ये पास होगा, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे ये स्कीम लाई जाएगी, ताकि उनकी कनेक्टिविटी देश के बाकी शहरों के साथ अच्छी हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए तो कानपुर मेट्रो है। तो अगर सब मेट्रो की बात करें तो इंडिया का पहला मेट्रो जो है वो कोलकाता में आया था 1984 में, और वर्ल्ड का पहला मेट्रो जो है वो लंदन में आया था 1863 में। कानपुर मेट्रो की बात करें तो कानपुर मेट्रो को 2016 में ही अप्रूवल मिल गया था, बट इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था। ये मेट्रो जो है आपका 4-5 कॉरिडोर में बनेगा। तो जो आपका कॉरिडोर 1 है वो IIT कानपुर से मोती झील के बीच में है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जहां पे 9 मेट्रो स्टेशन आएंगे। और टोटल कानपुर मेट्रो की लेंथ की बात करें तो 32.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 13 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड होगा। कॉरिडोर 2 जो है वो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से लेके बर्रा 8 के बीच में बनेगा। और ये पहला मेट्रो है जहां पे डबल टी गर्डर यूज हो रहा है। एक बार आप डबल टी गर्डर देख लीजिए कैसा दिखता है, तो आपको याद रहेगा। तो ये देखिए आपका डबल टी गर्डर है, जो नीचे आपका ये टी का डिजाइन है, उसीलिए इसको डबल टी गर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने इसके फेज 2 के लिए अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, तो जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको कन्वेंशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपका ये प्रोजेक्ट टोटल 7 स्टेट में इंप्लीमेंट होगा। कौन कौन से, तो यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है वो 5 साल है, 2021-22 से लेके 2025-26 के बीच में। इसका टारगेट क्या है, तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना बाय 2030। इस प्रोजेक्ट के अंदर 10,750 किलोमीटर ट्रांजिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हम आर्या की बात करते हैं। तो आर्या आपका क्या होता है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट। जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग देता है आर्या फॉर इट्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये रैंकिंग आपकी ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल प्लस AICTE की। इसका 3rd एडिशन है, जिसमें टोटल 1438 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था। इस रैंकिंग में बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इंस्टीट्यूशंस को, पहला टेक्निकल कैटेगरी, दूसरा नॉन टेक्निकल कैटेगरी। तो देखिए हम कुछ रैंकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग का डेटा आप यहाँ देख लीजिए। तो आपका पहला जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टॉप 10 कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आपका IIT मद्रास आता है, सेकंड पे आपका IIT बॉम्बे आता है और थर्ड पे IIT दिल्ली आता है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए जो आपका मोतीलाल नेहरू है, MNIT है उत्तर प्रदेश का, वो आपका 10वें नंबर पे आता है। और IIT कानपुर जो है यूपी से, वो 4थे नंबर पे आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने बेसिकली यहाँ लिख भी दिया है, आप ये देख सकते हैं कि IIT मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। साथ में आपका IIT कानपुर आपका 4th है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपका MNIT जो है वो 10वें नंबर पे है यूपी के परिप्रेक्ष में। अमिटी जो है वो प्राइवेट में 9वें नंबर पे है और KIT ग्रुप जो है वो 3रे नंबर पे है। थोड़ा नीचे देख लेते हैं हम लोग। सेकंड आपका स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की गई है। तो देखिए आप पहला दूसरा बस याद रखिए, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपी का देख लीजिए, कोई हो तो यूपी का कौन कौन सा है वो याद रख लीजिए, बाकी पूरा मत याद रखिए। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहला कौन सा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपका पहला कौन सा है, तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसके बाद देखिए आप
यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड है या कि प्राइवेट है, तो उसमें पहला कौन सा है, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में। तो बस इतना याद रखिए। 9वें नंबर पे आपका अमेठी आता है जो कि यूपी में है। इसके बाद देखिए आप, तो ये देखिए कॉलेज है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की बात किया है। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका टॉप है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि महाराष्ट्र में, इतना याद रखिए। बाकी आप तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो KIT ग्रुप जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद आपका है हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है और ये रिपोर्ट का 4th एडिशन है जो कि 19-20 है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल सपोर्ट लिया था, प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपना योगदान दिया था इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। बेसिकली जो ये रिपोर्ट है वो स्टेट में जो हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको ये रैंक करता है और ये अलग अलग टाइप से रैंक करता है, बिग स्टेट को, स्मॉल स्टेट को और यूटीज को। तो अगर से टॉप 5 बिग स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे आपका केरला, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5वें पे आपका महाराष्ट्र। यूपी के रैंक जो बड़े स्टेट में वो है 19th और इसका स्कोर है 30.57। इसके बाद जो बिहार का स्कोर है वो है 18th। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपी का स्कोर जो है वो बिहार से भी कम है। इसके बाद अगर हम स्मॉल स्टेट की बात करें तो टॉप 3 स्मॉल स्टेट आपके मिजोरम है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। यूटी में आपका दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव पहला है और फिर चंडीगढ़ है और सबसे लास्ट जो यूटी है वो आपका अंडमान निकोबार है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब हिमाचल प्रदेश का विजिट किया था तो वहां पे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन डाला था, शिलान्यास किया था, जिनका वर्थ था 11,581 करोड़। ये क्या करेगा, बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करेगा प्लस एडिशनल पावर देगा स्टेट को, हिमाचल प्रदेश को भी देगा प्लस आसपास के जो बेनिफिशियरी स्टेट है उनको भी देगा। तो जो इंपॉर्टेंट वहां के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनकी बात करते हैं। तो पहला आपका है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है जो कि गिरी रिवर बना हुआ है और आपका गिरी रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी है वो है 40 मेगावाट। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर वाटर सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम आगे देखें तो 11 जनवरी 2019 को MOU साइन हुआ था जल शक्ति मिनिस्ट्री और 6 बेनिफिशियरी स्टेट कौन कौन से थे आपके, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ये आपके बेनिफिशियरी स्टेट हैं रेणुका जी डैम के। लास्टली 2008 में इस डैम को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। इसके बाद है आपका लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर है, जैसा मैंने आपको कल बताया था रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है, तो वो आप वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये सतलज रिवर पे बना हुआ है जो कि शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो तीसरा आपका धौला सिंध हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी और ये हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, प्लस ये ब्यास रिवर बना हुआ है। इसके बाद आपका सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये आपका शिमला में है और ये पब्बर रिवर पे है। पब्बर रिवर जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 111 मेगावाट। लास्ट आपका है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये आपका शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भी आपका सतलज रिवर पे बना हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 382 मेगावाट। नेक्स्ट आपका है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा बनाया जाता है और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ये पर्टिकुलर इंडेक्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू एसेस द स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ये इंडेक्स आपका 25 दिसंबर 2001, इसको आप 2021 कर लीजिए। तो ये इंडेक्स आपका 25 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ था जो कि गुड गवर्नेंस डे है। इसका सेकंड एडिशन है, पहला एडिशन जो है वो आपका 2019 में आया था। इस इंडेक्स में बेसिकली 4 कैटेगरी बनी हुई हैं। तो पहला आपका है अदर स्टेट ग्रुप ए, दूसरा है आपका अदर स्टेट ग्रुप बी, तीसरा आपका यूटी है और चौथा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिली स्टेट। तो ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया है, ग्रुप बी में एमपी ने टॉप किया है और आपका जो यूपी है वो भी ग्रुप बी में आता है और उसका रैंक जो है वो 5th है। यूटी में देखें तो दिल्ली टॉप किया है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है। इस बार जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूटी है उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसमें जो स्टेट को रैंकिंग दी गई है वो 10 सेक्टर में दी गई है। पहला आपका है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तीसरा आपका है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा आपका सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पांचवा आपका पब्लिक हेल्थ है, छठवां आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, सातवां इकोनॉमिक गवर्नेंस, आठवां सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, नौवां आपका जुडिशरी एंड पब्लिक सिक्योरिटी और आपका 10वां है जो एनवायरमेंट। इन 10 सेक्टर के बेस पे डिफरेंट स्टेट पे रैंकिंग दी गई है कि कैसे गवर्नेंस उस पर्टिकुलर स्टेट में कैरी ऑन होता है। इसके बाद देखिए आप, तो जो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी है उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। वो बिल पर्टिकुलरली क्या करेगा, जो लड़कियों की मैरिज की एज है उसको 18 साल से बढ़ा के 21 साल करने की बात की गई है। तो जो बिल है वो है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। और यहाँ देखिए जो मिनिमम एज शादी की है उसको इंक्रीज करके 21 साल करना है,
जो कि पहले 18 साल थी। 18 साल आपका 1978 से फिक्स किया गया है। इसके बाद देखिए तो सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको मैंने अपने यूपी स्पेशल करंट अफेयर में कवर करा दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट का 9th एडिशन है, पहला एडिशन आपका 2014 में आया था। बेसिकली ये रिपोर्ट किस बारे में है, तो जैसा आप देख रहे होंगे जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उस तरह जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्किल सेट हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं, तो वो भी बदल रही हैं। तो उसी बारे में ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में 28 स्टेट 8 यूटीज को इंक्लूड किया गया है और जिसमें से 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को देखा गया है, प्लस 150 प्लस एम्प्लॉयर से सर्वे किया गया है। ये आपका रिपोर्ट वी बॉक्स जो है रिलीज करता है और इस रिपोर्ट के हिसाब से कि ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। 2021 में आपकी 45.97% थी, जो कि 2022 में बढ़ के 46.2% हुई है। कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं जो मैक्सिमम हायरिंग एक्टिविटीज किए हैं, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और तीसरा आपका तमिलनाडु है। यहाँ आप देखिए टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी। तो पहला आपका है महाराष्ट्र, दूसरा आपका यूपी है, तीसरा केरला, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा कर्नाटका। आप पहला याद रखिए और यूपी की पोजीशन याद रखिए, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए कौन सी सिटी है जहां पे हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है, तो आपका पहले नंबर पे पुणे है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है। यहाँ पे देखिए आप पुणे, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, कोलकाता और बेंगलोर। आप पहला याद रखिए और लखनऊ का पोजीशन जो कि दूसरा है। नेक्स्ट इस रिपोर्ट में मेन वर्सेस वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी और पार्टिसिपेशन एट वर्क बताया गया है। तो 2021 में आपका मेन का जो पार्टिसिपेशन एट वर्क था वो था 64%, जो कि बढ़ के 2022 में 67% हो गया और वुमेन का आप यहाँ देखिए तो घट गया है। 2021 में 36 था और 2022 में आपका 33% आ गया है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी वुमेन्स की बढ़ी है, 51.44% हो गया है। 2021 में आपका 41.25% था और मेन का भी बढ़ा है, 45.97% हुआ है, जो कि पहले था 34.26%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन एट वर्क जो है वो वुमेन्स का कम हुआ है। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, तो इस रिपोर्ट की थीम थी आपकी री इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड स्किलिंग। इसके बाद देखिए आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी मैं आपको अपने यूपी करंट अफेयर में बता चुका हूं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नॉर्मल जो पुलिस सिस्टम होता है और कमिश्नरेट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बात करें तो पुलिस जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है अंडर 7 शेड्यूल और आपके भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं मकरांड देउस्कर और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, तो हरिनारायण चरी मिश्र जी। ये आपके भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। कौन कौन सा है वो, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और बनारस। इन 4 स्टेट में आपका कमिश्नरेट सिस्टम है। नेक्स्ट आप देखिए फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एनटीपीसी द्वारा सेटअप किया गया है। कहां पे सेटअप किया गया है, तो सिमहाद्री डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है। ये हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो एनटीपीसी जो है वो पहले ही इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कमीशन कर चुकी है। कहां पे, तेलंगाना में। और तेलंगाना में कहां पे, तो रामागुंडम में। नेक्स्ट आपका बेस्ट टूरिज्म विलेज। बेस्ट टूरिज्म विलेज आपका यूएनडब्ल्यूटीओ का इनिशिएटिव है। यूएनडब्ल्यूटीओ मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जनरल असेंबली हुई थी मैड्रिड स्पेन में, जहां पे 44 विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए इलेक्ट किया गया था। उसमें तेलंगाना का पोचमपल्ली जो है वो इंडिया की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज सेलेक्ट हुआ है और ये पोचमपल्ली आपका नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम पोचमपल्ली की बात करें तो उसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्क से बनी हुई साड़ी काफी फेमस होती है और वो साड़ी बेसिकली एक इकट टेक्निक से बनती है और इस इकट टेक्निक को जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। पोचमपल्ली की बात करें तो पोचमपल्ली में भूदान मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था 18 अप्रैल 1951 में, जिसको विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपका निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट या फिर इसको निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट भी कहते हैं और ये 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड जीता है। 2 अवार्ड कौन कौन सा है, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा आपका है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप याद रखिएगा कि निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट ने 2 यूनेस्को अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपका जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको ओपीएचआई और यूएनडीपी पब्लिश करती हैं। नेशनल एमपीआई जो है वो आपका नीति आयोग पब्लिश करती है। ये बेसिकली क्या करेगा, तो पॉवर्टी को मेजर करेगा अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशंस हैं यहाँ पे, तो आपके हेल्थ हो गए, एजुकेशन हो गए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गए। इन तीनों डायमेंशन को इक्वल वेट मिला है। अगर हम एमपीआई की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की जो 2021 में रैंकिंग थी वो थी 66 109 देशों में। आपका जो नेशनल एमपीआई है उसमें टोटल 12 इंडिकेटर है। 12 इंडिकेटर में से जो 10 इंडिकेटर है वो आपका ग्लोबल एमपीआई से लिए गए हैं। बस 2 इंडिकेटर अलग अलग है। वो 2 इंडिकेटर जो अलग है वो कौन से हैं, तो बैंक अकाउंट है और एंटीनेटल केयर है। इसके अलावा जो बाकी इंडिकेटर है आपके न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मॉर्टेलिटी, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये आपके 12 इंडिकेटर हैं जिसमें रैंकिंग आएगी।
तो टॉप 3 मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट आपका बिहार है जहां पे 51.91% गरीबी है। दूसरा आपका झारखंड हो गया जहां पे 42% गरीबी है। और तीसरा आपका यूपी हो गया, यूपी में 37.79% है। यहाँ पे अगर से बहुआयामी गरीबी की बात करें तो रूरल एरिया में 44.32% है और आपका अर्बन एरिया में 18% है। केरला आपका लीस्ट पुअर है और वहां एमपीआई की परसेंटेज क्या है? तो 0.71%। यूटी की बात करें तो यूटी में जो हाईएस्ट एमपीआई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसका है वो है आपका दादरा एंड नागर हवेली जिसका 27.36% है। और सबसे लिस्ट आपका पौंडीचेरी है जो कि 1.72% है। अगर हम यूपी की स्पेसिफिकली बात करें तो यूपी के अलग अलग शहरों में देखें तो श्रावस्ती की बहुआयामी गरीबी सबसे ज्यादा है 74.38%, बहराइच का 71.88 है, बलरामपुर का 69 है और बाकी आप देख लीजिए। और सबसे लिस्ट बहुआयामी गरीबी वाले जिले की बात करें तो सबसे लिस्ट आपका लखनऊ है, उसके बाद कानपुर नगर है और फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। एटलीस्ट आप 3 याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एमपीआई जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। इसके बाद आप देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स है। तो बेसिकली पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन बनाता है? तो पब्लिक अफेयर सेंटर जो कि बेंगलोर में स्थित है। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है और बेसिकली एनालाइज करता है डिफरेंट स्टेट की गवर्नेंस परफॉर्मेंस को। ये इसका 6th एडिशन था, पहला एडिशन आपका 2016 में आया था। ये बेसिकली 3 पिलर, 5 थीम और 43 इंडिकेटर पर रैंक करता है। तो 3 पिलर आपके कौन कौन से हैं आप देखिए, इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। आपके 5 थीम क्या हैं? तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी और कंट्रोल ऑफ करप्शन। आपके जो 14 एसडीजीज हैं क्या क्या है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बाकी आपके 43 इंडिकेटर्स हैं। रैंकिंग की बात करें तो लार्ज स्टेट में पहले नंबर पे कौन है? तो केरला ने टॉप किया है। स्मॉल स्टेट में सिक्किम ने टॉप किया है। यूटी में आपका पुडुचेरी ने टॉप किया है और लार्ज स्टेट में यूपी के रैंक जो है वो 18वीं है। इसके बाद आप देखिए एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। तो ये डैशबोर्ड और इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा बनाया गया है अंडर इंडो जर्मन कोऑपरेशन। इस इंडेक्स में 56 अर्बन एरिया को रैंक किया गया है बेस्ड ऑन 77 एसडीजी इंडिकेटर्स। अगर से रैंक की बात करें तो शिमला ने टॉप किया है, कोयम्बतूर आपका 2nd नंबर पे है और चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम जो है वो कंबाइंड 3रे नंबर पे है। बॉटम की बात करें तो सबसे बॉटम में आपका धनबाद है जिसकी रैंक 56 है। उसके ऊपर जो है आपका मेरठ है जिसकी रैंक 55 है। अगर से यूपी की सिटीज की बात करें तो यूपी की सिटीज की आप रैंक देख लीजिए। 36वां रैंक आपका लखनऊ का है, 38वां आपका कानपुर का है, 41 आपका गाजियाबाद का है, 42 प्रयागराज, 46 वाराणसी, 49 आगरा और यूपी में जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो है मेरठ की जो है 55। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपका पार्ट 2 खत्म हो जा रहा है और इसके बाद अगर से आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं। और देखिए आप वीडियो को देख के साथ में रिवाइज करते जाइए क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि लास्ट में रिवाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक रिवीजन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अगर से आपको कहा जाए कि आप एक दिन में ही सब कुछ याद कर लेंगे तो याद नहीं हो पाता है। सो आप स्टैटिक सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, साथ में जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ वो भी करते रहिए। और अगर से आपने कहीं और से भी करंट अफेयर पढ़ा है तो उसको भी साथ में आप रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफी होलिस्टिक होगी। अगर से कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक मुझसे छूटेगा तो एटलीस्ट आप कहीं और से भी इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी और अगर से आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।